हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। मैं अंकित कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा प्रीलिम्स को लेकर चलाए जा रहे श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इस सेट्स के माध्यम से हम देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है और कितना बेहतर अभी करना बाकी है। जिस प्रकार से बिहार दरोगा का प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक उसी के अनुरूप इस क्वेश्चन को सजाया गया है, केवल गणित के 5 क्वेश्चन को छोड़कर। उम्मीद करते हैं कि ये सेट्स पढ़कर आपको मज़ा आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वेतन निधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वेतन निधि का प्रतिपादन जे आर हिक्स। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन रिचर्ड्स ने किया। इन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्राहकों की मांग का सिद्धांत और व्यवसाय चक्र का भी प्रतिपादन किया। तो इसके अतिरिक्त दो को भी याद रखेंगे, ग्राहकों की मांग का सिद्धांत और व्यवसाय का चक्र का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? कीमत प्रक्रिया एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। कीमत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाने से आपूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमतें भी गिरने लगती है। यदि उसका आपूर्ति बढ़ जाता है तो उसकी कीमत में गिरावट देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सी रंगराजन। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का कार्यकाल 2007 से 12 तक था तथा इसका जो लक्ष्य था 8.6% विकास दर को हासिल करना इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, एल के झा समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो एल के झा समिति का जो क्षेत्र था वो था अप्रत्यक्ष कर का। एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। इस समिति के सिफारिश पर ही भारत में वैट को लागू किया गया था। कुछ और भी समितियां हैं जिसे आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये देखने को मिलता है। जैसे भगवती समिति किससे संबंधित है? तो बेरोजगारी से। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से होता है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से आप याद कर लेंगे। और गायपोड़िया समिति बैंक सुधार से है, और गायपोड़िया समिति बैंक सुधार से, और राज चिलैया समिति कर सुधार से, जबकि जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो मार्च 2021 तक भारत में कुल 10 कंपनियों को महारत्न जबकि 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10 हो जाएगा महारत्न और 14 हो जाएगा रत्न कंपनियां। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका अक्षय ऊर्जा का स्रोत 21% है। जबकि और बात करें तो थर्मल का, जो कि कोयले से निर्मित जो बिजली होती है थर्मल पावर प्लांट, उसका 64% का योगदान है। जबकि हाइड्रो जो जल से निर्मित बिजली होती है उसमें हाइड्रो में आपका हो जाएगा 13% की, उसमें उसका 13% का योगदान है। जबकि नाभिकीय का बात करिएगा तो नाभिकीय में 2% का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवहर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। जबकि यदि सबसे कम घनत्व वाला जिला यदि पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर गर्त जो है मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है और जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली एक महिला थी, आप लोग उसका नाम जानते होंगे, करंट का ये क्वेश्चन है। महिला कौन थी? कैथी सुलीवान। ठीक है। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? ठीक है, तो 4 तरह के चट्टानों का क्रम होता है, तो उसी में से बताने से धारवाड़ होता है, विद्यान होता है, इस टाइप के होता है। तो चट्टानें पाई जाती है जिसमें कि हीरा अधिक पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा विंध्य चट्टानें। तो भारत में सर्वाधिक हीरा विंध्य चट्टानों में पाया जाता है और हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का पन्ना नामक स्थान है, और यह भी क्या है? विंध्य श्रेणी की ही पत्थर है। वरना तथा मूसी किसकी सहायक नदियां हैं? तो वरना तथा मूसी
कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की और भी सहायक नदियां हैं जिसको हम बोलते हैं कोयना, कोयना याद रखिएगा। दूध गंगा, दूध गंगा भी है। नाम, मूसी, कोयना और दूध गंगा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है? महाबलेश्वर के निकट से यह निकलती है। ठीक है। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो सिगार घाटी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। तो और भी आप याद रखिएगा, सिगार घाटी के अलावे सिगार घाटी, नुब्रा घाटी और हुजा घाटी, सिगार घाटी, नुब्रा घाटी, हुजा घाटी, ये सभी ट्रांस हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से निकलती है। तो ये पूछा जाएगा कि किस जिले में है, तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। ठीक है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ और भी जो मरुस्थल है उसको याद रखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो और थे उसका है ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल और गिब्सन तथा सिम्पसन मरुस्थल। कौन कौन है? ग्रेट विक्टोरिया, तनामी और गिब्सन और सिम्पसन और ग्रेट सैंडी, ये 4-5 क्या है? सभी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार देखने को मिलता है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता है। तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। और काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त कौन सा फसल होता है? तो कपास की खेती, कपास की खेती काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका जोन 1 होता है, जोन 2 होता है, जोन 3A होता है और जोन 3B होता है। ठीक है, 4 जोन होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा चयनित किया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है। तो इसे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? गवर्नर को। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? गुलामी की दास्तां की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दी थी? तो ये भी था 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का चार्टर बताया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। और मदन मोहन मालवीय ने क्या बताया था? अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। ठीक है। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था? हाथी को अपनाया गया था। ठीक है। संविधान के किस भाग में का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है? तो प्रदेश के प्रशासन से है भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य के तहत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण करना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से अधिकतम लोगों को कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र के भी विद्वान थे, इसलिए उसे दार्शनिक के राजा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है और संविधान 40 में ही गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप किया गया, क्योंकि गांधी जी ने शासन को विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। इसी कारण इसे गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप ही ढाला गया। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो संविधान के आर्टिकल कितना में वर्णित है ये? तो 243 के ई में वर्णित है, 243 के ई में वर्णित है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारणवश यदि पंचायत भंग कर दिया गया तो विघटन की तारीख के 6 माह के पूर्व ही समाप्ति के पूर्व ही आपको चुनाव कराना होगा। ठीक है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने पहली बार ये बोला था कि लोकपाल का नियुक्ति भारत में किया जाना चाहिए। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया। इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये पूछ सकता है कि प्रशासनिक विभाग का गठन कब हुआ था? 1966। और इसको कौन किया था? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे संपूर्ण लिखा हुआ है, संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा करवाया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। सर्वप्रथम गोवा में विधानसभा का चुनाव ही संपूर्ण कराया गया था, जो कब हुआ था? 1999 में। हालांकि इससे पहले भी ईवीएम के द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ जिला में इसे जो है टेस्टिंग के रूप में किया गया था, लेकिन पूर्ण तरह से पहली बार 1999 में गोवा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी से। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तरुण कुमार। इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तरुण कुमार। ये भी पूछा जा सकता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है तथा इसका प्रवासी पक्षी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन का नाम है? तो ग्रीन बुक 2 देशों को मेनली रूप से किया जाता है, चीन और ईरान। चीन और ईरान नहीं, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ईरान और इटली। ईरान और इटली दोनों ही जो है, इसका आंसर डी होगा। ईरान और इटली दोनों का जो सरकारी जो रिपोर्ट तैयार होता है वह ग्रीन बुक में होता है। जैसे सब देश का अपना अपना एक, ये भारत का जैसे भारत का वाइट पेपर पे होता है और फ्रांस का जैसे येलो बुक पे होता है, उसी तरीक़ा से। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किस अंग को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद का मुख्य जिम्मेवारी सौंपा गया। इस कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन द्वितीय द्वारा करवाया गया था।
नंदीवर्धन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। वहीं यदि पूछेगा एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के बारे में, तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, जिसमें दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर, सैनिक और निरीक्षक तथा सभासद थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था तथा 1896 में यदि बात करें तो स्वामी रामकृष्ण मिशन द्वारा 1896 में स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, तथा और भी कुछ याद रखते हैं। आत्मीय सभा का कौन किया था? राजा राममोहन राय। और वैद्य समाज का केशव चंद्र सेन तथा शारदा सदन का रामाबाई। और विश्व भारती का कौन किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो कराची में हुआ था। 46वां अधिवेशन कराची में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही नेटिव मैरिज एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन को आप और भी याद रख सकते हैं। जैसे शिशुवध पूछा जाएगा तो शिशुवध प्रतिबंध को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो वेलेजली। शिशुवध प्रतिबंध वेलेजली। सती प्रथा बोलेगा तो विलियम बेंटिक। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन। तथा दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने किया था? एलन ब्रो ने किया था। ठीक है, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं क्रांतिकारी के रूप में मैं कार्य करता हूँ, ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। और ये जो है 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखिएगा, ये 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1929 में किया था, दूसरी बार 1936 में किया था और तीसरी बार 1937 में किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो इस भारत छोड़ो आंदोलन की पहले शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त को हुई थी। 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और इस आंदोलन में बिहार की भूमिका अग्रणी थी। आपराधिक उपद्रव और प्रदर्शन के कारण बिहार के सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो इसका आंसर सारण हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का कर्म क्या है? बहुत बार ये कर्म पूछा जाता है, तो इसका आप याद रखेंगे। संगम सुलूप तुलूप अरविडू। संगम सुलूप तुलूप अरविडू याद करना आसान भी है। सो से संगम, सो से सुलूप, उसके बाद फिर तुलूप और अंत में अरविडू। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे। औरंगजेब जो है बहुत ही कट्टरवादी मुस्लिम था और इसी ने ही हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। और यह आदेश कब दिया था? तो 1699 ईस्वी में यह आदेश दिया था। औरंगजेब को हम जिंदा पीर भी कहा जाता है तथा इसके समय ही सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। तो सर्वाधिक सूबों का संख्या भले ही इसमें अधिक हो, लेकिन इन्होंने ही मुगल का जो राजपाट था उसे गर्त में ले जाने का काम औरंगजेब ने ही किया। लिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों का मिलान सही नहीं है, तो देखते हैं कौन मिलान सही नहीं है। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, सही है। फकीर विद्रोह बंगाल में। अहोम विद्रोह असम में, ये भी सही है। तेभागा विद्रोह बंगाल में, ये भी सही है। लेकिन ये चुआड़ विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो 10 मई 1857 को मेरठ
से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो कैंपबेल था। मुख्य रूप से कैंपबेल ही अधिक जगह पे सभी विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का और गुरु अंगद ने ही जो है गुरु नानक की जीवनी को भी लिखा था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव की जीवनी को किसने लिखा था? तो गुरु अंगद ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? यानी गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन का समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीयकृत बैंक हैं? तो राष्ट्रीयकृत या केंद्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 रह गई है, जो आने वाले समय में आपको सिर्फ 4 दिखेगी। ये सरकार की आने वाले समय में योजना है। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? लेकिन यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट हुआ था वो पहली बार कब जो है लागू हुआ था? तो ये 1990 में पहली बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कॉल ने किया था। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आप याद रख सकते हैं। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम जी राजन, अब जान रहे होंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो निम्न में से कौन से पर्यावरण में शामिल हैं? निम्नलिखित कौन से पर्यावरण में शामिल हैं? तो इनमें से सभी शामिल हैं, भूमि भी है, पौधे भी होते हैं और पशु भी होते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या बनते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो एक्वारेजिया जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, HCl प्लस HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गति के नियम से। द्वितीय गति नियम क्या है? तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है, ये एवं द्रव्य के व्युत्क्रमा अनुपाती होता है। अतः बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनमो क्या करती है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दूध की अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर जान रहे होंगे, लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषयुक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? तो उस वाहिका का नाम क्या है? यकृत प्रवेश द्वारा शिरा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा अमाशय तथा क्षुद्रांत्र से यकृत में पोषायुक्त रक्त देती है। अधिकांश अंगों में रक्त का संचार एकांगी होता है। यकृत 2 स्रोतों से रक्त प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। तो प्रकाश, मिट्टी, जल, ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं, घटक नहीं है। जबकि जीव इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय एवं अजीवीय 2 प्रमुख घटक के रूप में होते हैं। जीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल होते हैं। जबकि यदि जीवीय घटक के रूप में बोला जाए तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जीव हो जाएगा। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है,
इसके एक पुत्र और पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना बनती है? तो आप इसको देखेंगे कि पुत्र वर्णांत किंतु पुत्री वर्णांतता नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्णांतता क्रोमोसोम आधारित विकार है। चूंकि पुत्र को एक मात्र क्रोमोसोम अपनी मां से प्राप्त होगा जो विकार युक्त है, अतः पुत्र के वर्णांतता ग्रस्त होने की संभावना है, जबकि पुत्री की विकार युक्त एक क्रोमोसोम अपने पिता से प्राप्त होगा, अतः यह वर्णांतता ग्रस्त नहीं होगी, किंतु वर्णांतता के वाहक अवश्य होगा। इनमें से कौन सा अन्य जीवों से भिन्न है? तो इनमें से आप देखिए मकड़ी है, केकड़ा है, बिच्छू और बरूथी है। तो इसमें से केकड़ा जो है सबसे अलग है। सभी जीव जो है आप देख रहे हैं कि मकड़ी ऑर्थोपोडा ग्रुप का है, बिच्छू भी ऑर्थोपोडा ग्रुप का है, जबकि बरूथी भी ऑर्थोपोडा ग्रुप का है। तो जबकि केकड़ा मोलस्कोट्रेटा ग्रुप का है। प्रजनन का भाग कौन सा है? तो फूल का प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर और कार्पल्स, फूल के कुल 4 भाग होते हैं, इनका प्रजनन भाग पुंकेसर और कार्पल्स होता है। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार जो है किस कुल का है? सोलोनेसी, ग्रेमिनी, ल्यूनोमेसी, क्यूफेरी। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ग्रेमिनी ग्रुप का ज्वार जो है, ज्वार ग्रेमिनी ग्रुप का है। तो ग्रेमिनी ग्रुप का और क्या क्या है? तो ग्रेमिनी ग्रुप में आप गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, जौ, ये सब आप याद रख सकते हैं। जबकि सोलोनेसी ग्रुप में जो है, सोलोनेसी ग्रुप में आप आलू को याद रखेंगे, बैगन याद रखेंगे, तंबाकू याद रखेंगे और टमाटर याद रखेंगे। जबकि ल्यूनोमेनेसी का याद करेंगे तो इसमें सभी तरह का दाल हो जाएगा, इमली, शीशम वगैरह याद रखेंगे। जबकि क्रूफेरी के में आप याद रखेंगे मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी। ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटक से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 अणु उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसका आप जब फॉर्मूला आपको याद होगा यदि आपको, तो C6H12O6 CO2 प्राप्त होता है, प्लस H2O और प्लस ATP। तो 38 ATP यहाँ से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है टमाटर का लाल रंग के कारण लाइकोपिन के होता है, बिल्कुल सही है। पपीते का पीला रंग का कारण सेलिनिन होता है, ये गलत है, सेलिनिन के कारण नहीं होता है। पपीता का वास्तविक रंग कैरिका पपाया, कैरिका वनस्पति नाम कैरिका पपाया है और इसमें केरेटिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो विटामिन ए का स्रोत है। तो यहाँ सेलिनिन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केरेटिन हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, केरेटिन होगा। ठीक है। बाकी और को भी देख लेते हैं। सेब का लाल रंग एंथेसायनिन के कारण होता है, जो सही है। और लाल मिर्च का लाल होने का कारण कैप्सेसिन के कारण होता है, ये भी सही है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो प्रोथ्रोम्बिन जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक तरह का प्लाज्मा है जो 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त को जमने में काफ़ी उपयोगी होता है। तो थ्रोम्बिन इसका आंसर हो जाएगा। फिर सत्यफल होता है। सत्यफल किसे कहते हैं? तो सत्यफल का विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। जैसे आम, कीवी, चेरी, तारबूज, संतरा, मकई, ये सब जो हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे निषेचित और विकसित अंडाशय द्वारा होता है। तो सत्यफल का विकास किससे होता है? निषेचित एवं विकसित अंडाशय के द्वारा होता है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओरोपिन जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक D.I. ओरोपिन द्वारा लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक सन 1858 में डार्विन द्वारा लिखी गई थी। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है। जीवन की उत्पत्ति यदि हो तो इसे आप हमेशा ओरोपिन याद रखेंगे। वही यदि आपको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये हो गया ओरिजिन ऑफ लाइफ, और एक रहता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है।
हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई द्वारा किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर पर पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डीपीआई, ठीक है, डीपीआई लॉन्च किया है। इसके लिए आधार अवधि मार्च 2018 को बनाया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुलावेसी द्वीप। सुलावेसी द्वीप पे जो है 45,500 वर्ष पूर्व जो है जंगली सुअर की पेंटिंग यहाँ पे खोजी गई है। तो जंगली सुअर की पेंटिंग सुलावेसी द्वीप पे, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे पाई गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या मिला है? 50वां। और यदि प्रथम पूछे तो क्या हो जाएगा? जापान का स्थान प्रथम है इसमें। ठीक है, अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? तो थैला बैंक की शुरुआत लखनऊ नगर निगम द्वारा किया गया है। लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक की योजना शुरुआत की है। यह बैंक शहर के मुख्य बाजारों और मंडियों में लगेगी। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीना राय। इस पुस्तक से अयोध्या के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के पदभार के रूप में ग्रहण किया? तो एसोचैम इंडिया का जो है इसका आंसर हो जाएगा विनीत अग्रवाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनीत अग्रवाल। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक विनीत अग्रवाल ने प्रमुख वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार का शपथ लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कोलकाता के पश्चिम बंगाल में किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्यों के लोगों को कुशल, समग्र, बद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानून निवास की पेशकश की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के वासियों को अस्थायी कानून निवास की पेशकश करने के लिए घोषणा की है, जो आर्थिक पतन के कारण अपने देश से भाग गए थे। ठीक है, साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, दादा साहेब 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दीपिका पादुकोण को दिया गया है। और इसे किस मूवी के लिए दिया गया है? तो आप ये भी याद रखेंगे, छपाक मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, नोंग्योजी ओंकोंजो इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस देश से है? तो आपको इसका आंसर किस देश से, इसका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है त्रिंकोमाली, ये कहाँ है? श्रीलंका में ही पड़ता है, त्रिंकोमाली में किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? चमकने वाले मशरूम की खोज कहाँ में की है? तो मेघालय में की है। वैज्ञानिकों ने मेघालय के जंगलों में एक चमकने वाले मशरूम प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस चमकने वाले मशरूम को रेडियोमाइसेस फाइलोस्टेमेंजिस नाम दिया है। ठीक है, वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एंटी करप्शन पुरस्कार से अंजलि भारद्वाज को पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवन
संजीवन या संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये आप आंसर जान रहे हमारा प्यारा बिहार। ठीक है। वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ष 2034 में कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रियाद में। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब में। रियाद सऊदी अरब में 2034 का एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। और फिर 2030 में जो है एशियाई खेल का यदि बारे में आपको पूछा जाएगा तो आप 2030 का भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछ दे। तो ये कहाँ होगा? 2030 का कहाँ होगा? तो दोहा में होगा। दोहा कहाँ है? कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा में होगा। किस वेटलैंड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा केली वैली वेटलैंड्स। केली वैली वेटलैंड्स ये कहाँ पड़ता है? तो इसको जो है केली वैली वेटलैंड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और यह वेटलैंड्स कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तीसरे क्रिकेटर का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। तो किरोन पोलार्ड ये कौन है? वेस्ट इंडीज़ की ये कप्तान है। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया लीजेंड्स ने। इंडिया इज ऑलवेज लीजेंड्स। 6 अप्रैल 2021 को किसने इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जसपाल सिंह ने। जसपाल सिंह भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? तो अनुराग ठाकुर। इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? तो सहेली समन्वय योजना महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया है। और ये कौन सा सरकार किया है? दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल द्वारा। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये केंद्र सरकार की योजना है और ये गुलमर्ग में ये खोला जाएगा। गुलमर्ग में एक विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्थान खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खोला जाएगा, जो जम्मू कश्मीर से में 100 छोटे छोटे खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो अभी आप यदि करंट न्यूज़ से अवगत होते होंगे तो आपको ये आंसर जरूर पता होगा, सुशील चंद्रा होगा। इसका आंसर क्या होगा? सुशील चंद्रा। यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त बोला गया होगा। आप लोग CJI सोच रहे होंगे तो वो NV रमना है। CJI भी नया कौन बना है? NV रमना। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को जरूर मनाया जाता है, लेकिन प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत लगातार गिरते जा रहा है और आप देख सकते हैं कि भारत की मीडिया अब स्वतंत्र नहीं रही। खैर जो भी हो, आपको कैसा लगा ये सेट ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।